मुझे मालूम है आप सब लोग तापसी पन्नू का इंतजार कर रहे हैं और मतलब मुझे लगता है इतनी जोर से तालियां बजनी चाहिए कि तापसी ग्रीन रूम से निकल के यहां आ जाए। सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुनिया, सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुनिया, बस तैनू ही है चुनिया। लग गया दिल नू पर फिर भी है अड़िया, ओ बह गया हंजुआ दा दरिया, ओ तेरे लईकी कीने करिया, ओ तेरे जिंदे जी मैं मरिया, ओ हटदे नजर से तेरे दिखाने नैन न मेरे, हटदे नजर से तेरे, ओ के हाल बेहाल क्यों होया जी, ओ के हाल बेहाल क्यों होया जी, हाल सवाल क्यों होया जी, हाल बेहाल क्यों होया जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू सो मच। इन्होंने मुझे हंजुआ दे दरिया के साथ वेलकम किया है दिल्ली में। अभी आई होप उससे हम ज़्यादा खुशी से जाएंगे। बिल्कुल आप बहुत खुश होके जाएंगी और आप लोगों के हाथ में है कि ये कितना खुश होके जाती है। मैं तो पूछूंगा नहीं कुछ। आप पूछेंगे नहीं कुछ? अच्छा ठीक है। मैं जब अंदर आ रहा था अभी तो मुझसे किसी ने पूछा तापसी का मतलब क्या होता है। तो मैं हिंदी का आदमी हूं तो मैंने ताप और सी को अलग किया। तापसी, ताप मतलब बहुत गर्म, कई बार ये एक्स पे बहुत दिखती भी हैं तापसी, उबाल भी आता है इनमें, है ना। और लेकिन 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 वो इनका सही मतलब नहीं है तापसी का। तापसी का मतलब है एनर्जी, ऊर्जा। देखिए ये वाला भी अच्छा है, मैं बट मैं वो बता देती हूँ जो मेरे माँ बाप ने सोचा था, या रादर मैं कहूँगी मेरी बुआ ने सोचा था नाम रखते हुए। संस्कृत के वर्ड से डिराइव किया गया मेरा नाम। मतलब होता है तपस्विनी, तो जो तपस्या करती है। अब उसका मुझसे रियल लाइफ में दूर दूर तक भाई कोई मुझे लग रहा है कि तपस्या और तापसी में कोई पता नहीं। चलिए इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप थिंकिंग एक्टर हैं, सोचती हैं। और कहा जाता है, पता नहीं आप हैं कि नहीं, ये आप बताएंगी। भगवान ने दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए कई डायरेक्टर से आज मैंने बात की जिन्होंने आपको डायरेक्ट किया है, तो उन लोगों ने कहा कि वो रिहर्सल नहीं करती। ये उनकी कंप्लेन है। तो ऐसा क्या होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही उसमें घुस जाती हैं या उसको जीने लगती हैं, या क्योंकि मैं पिंक से ही शुरुआत करूंगा क्योंकि मेरे जानते तापसी पन्नू की सबसे पावरफुल फिल्म जो है वो पिंक और मुल्क है। मेरी पसंद है। दोनों में आपने कटघरे में मुझे देखा, उसके लिए मैं कोर्ट स्पेशलिस्ट हूँ। नहीं, और खास तौर में मुल्क का जो लास्ट कोर्ट सीन में आपकी डायलॉग डिलीवरी है वंडरफुल। मुझे लगता है उसके लिए आप सबको एक बार तापसी पन्नू जी के लिए ताली बजानी थैंक यू, चाहिए। थैंक यू। तो फिर वापस लौटने वो रिहर्सल क्यों नहीं करती हैं? सब सोचते हैं कि रिहर्सल मुझे ऐसा लग रहा है सब डायरेक्टर्स ने आपको पूछा कि हम तो नहीं करवा पाए, एक काम कीजिए आप ही पूछ लीजिए परेशानी क्या है इन्हें। हाँ, मतलब आप तो दिल्ली में घर में बैठी हैं, आप तो बता ही दीजिए। देखिए बात ये मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा रिहर्सल करूँगी अगर, तो खर्च हो जाऊंगी। मेरा ये मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो ये लॉजिक होता है। बट मैं आपको अगर विस्तार में समझाऊं तो मतलब मैं यहाँ से आ रही हूँ जहाँ पे मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं करी, मैंने कभी कोई स्किट या प्ले नहीं किया स्कूल कॉलेज के दौरान। तो इस वजह से वो जो होता है ना मसल मेमोरी में कि आपको रिहर्सल करनी होती है किसी तरह की बिफोर गोइंग ऑन स्टेज और बिफोर गोइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो मेरे साथ कभी हुई नहीं। तो मैंने एक्टिंग सेट पे सीखी है। तो जब कैमरा ऑन होता है या मेरा डायरेक्टर मुझे जब समझाता है ये स्क्रिप्ट है, पहली बात तो मैं स्क्रिप्ट सुनती हूँ जब, तो मैं ऑलरेडी इमेजिन करने लग जाती हूँ उसमें कि मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे बोलूँगी, मैं ये यहाँ पॉज लूँगी, मैं यहाँ पे ये रिएक्शन दूँगी, मेरे दिमाग में चलने लग जाता है। फिर मैं डायरेक्टर से पूरा सुनती हूँ, उनके हिसाब से वो क्या चाहते हैं, इस कैरेक्टर का हाव भाव कैसा होना चाहिए। मैं एक बारी सुन के वो क्या चाहते हैं उस सीन से वो समझ के जब सेट पे सामने आती हूँ कैमरा के,
तो मुझे लगता है कि अब मैं अपना पूरा जो है अंदर मेरे भरा हुआ अभी तक जो मैंने जमा किया है, मैं अब यहाँ निकाल दूंगी कैमरे के आगे। तो अब होता क्या है, एक टेक होता है, 2 होता है, 3 होते हैं, तो उसके बाद सर ख़त्म सा होने लगता है अंदर सामान। उसके बाद मेरा होता है कि अगर आपको चाहिए मुझसे और टेक तो आप मुझे दोबारा कुछ फीड कीजिए, मेरे दिमाग में बातें डालिए, आप किस तरह का चेंज चाहते हैं, क्यों नहीं आपको ये पसंद आया, तो मैं दोबारा से शुरू करूँगी, कुछ अलग अपने दिमाग को समझा के अलग तरह की परफॉर्मेंस प्रेजेंट करूँगी। तो इस वजह से वो रिहर्सल के दौरान क्या होता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी एनर्जी वहाँ लगा दूँगी। मेरे पास वो बटन नहीं है कि यहाँ मैं एनर्जी सेव कर लूँ, यहाँ मैं इतना ना लगाऊं। इस वजह से मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ ज़रा डायरेक्टली टेक से स्टार्ट करते हैं। नहीं, वैसे भी अब डिजिटल हो गया है सब, तो अब फिल्म का चक्कर नहीं है कि महंगी पड़ जाएगी, तो इस वजह से होता है कि आप ले लो ना, कैमरा रोल कर लो, नहीं पसंद आया तो एक और करेंगे फिर, तो ऐसे होता है। दिल्ली के बहुत सारे यहाँ फिल्मों के बडिंग एक्टर्स और राइटर्स सब लोग बैठे हुए हैं और आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। आप ये मुझे बताइए कि आपकी फिल्मों की जर्नी छोटा चेतन से शुरू होती है ना? अम्बा सिनेमा में छोटा चेतन देखने गई थी तापसी, मेरी पहली फिल्म। उसके बाद एक पैराग्राफ भी लिखा था इन्होंने। जी, ज्यादा ही लिखा होगा। तो छोटा चेतन से लेके डंकी तक, अंधेरी के डायरेक्टर से बांद्रा के डायरेक्टर्स तक, हाँ। अंधेरी के प्रोड्यूसर से रिच बॉय क्लब तक, ये जो जर्नी आपकी है इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट सवाल है जो मुझसे काफ़ी लोग नहीं पूछते। ऑब्वियसली इम्पैक्ट मेरी वो परफॉर्मेंसेस रह गई हैं जो जिनका आपने अभी जिक्र किया, तो इस वजह से लोग उनके इर्द गिर्द ही सवाल मुझसे पूछते हैं। बट इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एक्चुअली मेरे करियर में मैंने एक डेविड धवन के साथ काम किया है और अनुराग कश्यप के साथ, और आप कहें तो अनुभव सिन्हा के साथ काम किया है, राजकुमार हिरानी के साथ, तो ये टोनी के साथ भी किया, टोनी के साथ भी किया। सो ये सब जो डाइवर्सिटी है मेरे डायरेक्टर्स में, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि इंडस्ट्री में आऊँगी तो ये चेकलिस्ट है मेरी इन डायरेक्टर्स की। अभी भी मैंने लिस्ट नहीं बनाई है कोई ऐसी, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर बिजी मेकिंग प्लान्स। आप सोचते रह जाते हो, ये करोगे वो करोगे, साथ साथ में वो आपकी ज़िंदगी चलती चली जाती है। तो इस वजह से जब मैं आई इंडस्ट्री में तो मुझे अपने सामने जो ऑप्शंस दिखती थी ना, उनमें से मैं बेस्ट चूज़ कर लेती थी। बट ये मद्देनज़र रखते हुए कि जो भी मैं कर रही हूँ, चाहे वो चश्मे मधुर हो, बेबी हो, पिंक हो, नाम शबाना हो, डंकी हो, कोई भी फिल्म हो, वो वाली फिल्में होनी चाहिए जिसकी ऑडियंस मैं खुद हूँ। जो मैंने जब मैं दिल्ली में थी, मैं जब किसी का ट्रेलर देखती थी, मेरा क्या मन करता था देखने का कि मैं जाऊँ ये देखने थिएटर में कि नहीं। तो मैं इस तरीके से आज भी पिक्चर अपनी सिलेक्शन जज करती हूँ कि अगर मैं एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ जिसके पास एक लिमिटेड टाइम है दिन का देखने का पिक्चरों को, तो मैं कैसे जज करूँगी। तो अब ये मैं एक डेविड धवन की ऑडियंस भी हूँ, मैं एक अनुराग कश्यप की ऑडियंस भी हूँ, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली ये डाइवर्सिटी होती गई। मैंने कोई गेम प्लान नहीं बनाया था कि मुझे मेन स्ट्रीम की इस तरह की हीरोइन बनना है या मुझे ऑफ बीट की इस तरह की हीरोइन बनना है, वो वाला प्लान नहीं बनाया था मैंने। इस करके मेरी जो ये जो सिलेक्शन है और जो डायरेक्टर्स हैं वो इतने डाइवर्स रहे हैं। मैंने ऑडियंस के दिमाग से सोचा, एक एक्टर और एक स्टार बनने के दिमाग से नहीं सोचा। कई बार लोग कहते हैं कि आपकी जर्नी और स्मिता पाटिल की जर्नी मतलब एक थोड़ी बहुत समानता दिखती है उसमें। बहुत स्ट्रेस होता है मुझे जब उनका नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है। एक दो बारी काफ़ी सीनियर लोगों ने मुझे ये बात बोली है आप ही की तरह तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है एक सेकंड पे कि लंबी सांस लेती हूँ, उसके बाद में फिर मुझे लगता है दिल्ली अभी बहुत दूर है नहीं, दिल्ली तो आपके साथ चलती है, मुंबई में भी। आज ये करली हेयर वाली मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आज स्ट्रेट कर लिए बाल। देखिए अभी अनुराग कश्यप की फिल्म हो रही थी, अभी मैं सोचा चलो अभी डेविड धवन राजकुमार हिरानी स्टाइल में भी आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो बदलते रहना चाहिए वरना फिर बोर हो जाता है सब सेम डे रहना। राजकुमार हिरानी ने जब आपको कास्ट किया जी, आपके पास एक मैसेज आया था जी, है ना जी। तो आपको लगा नहीं कि कोई प्रैंक कर रहा है आपके साथ? मुझे लगा क्योंकि था। तब तक तो आप वो अंधेरी वाले डायरेक्टर्स के साथ जी। काम कर रही थी एक्चुअली में, और वो आया भी पता है किस फिल्म के लिए था? मन मर्जियाँ के लिए। अच्छा, तो वो मन मर्जियाँ देखने के बाद आया, मेरे को भी बहुत प्यारी लगी फिल्म।
तो वो पिक्चर देखने के बाद राजू सर का मुझे मैसेज आया कि बहुत अच्छा लगा आपका काम, मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, सिर्फ यही डिस्कस करने के लिए कि आपने कैसे किया। तो मैंने कहा एक तो कोई डायरेक्टर मैसेज करता ही नहीं है यहाँ पे, स्पेशली क्योंकि मेरे जान पहचान नहीं है इंडस्ट्री में ज़्यादा, तो लोग ऐसे आगे से मैसेज नहीं करते, बहुत कम करते हैं, बहुत कम। और इस लेवल के डायरेक्टर तो मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कभी करेंगे। तो उन्होंने किया, तो मैंने एक्चुअली चेक करवाया एक दो जगह से, मैंने अनुराग को नंबर भेजा, मैंने कहा अनुराग भाई ये राजकुमार हिरानी का ही नंबर है ना? तो कहते आया ही मैसेज मी ऑल्सो, गो मीट हिम। तो फिर मैंने कहा अरे ये तो लॉटरी टाइप का सिचुएशन हो गया कि अब यूजुअली मैं मैसेज कर रही होती हूँ लोगों को, प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए, मैं आती हूँ मिलने, अब ये आगे से बोल रहे हैं कि प्लीज़ आओ मुझसे मिलो। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, बताइए कब आऊँ। तो मैं गई उनके पास मिलने के लिए उनसे। मुझे याद है मैं, कनिका, विक्की, हम तीनों एक साथ उनके साथ बैठे थे उनके ऑफिस में, एंड उन्होंने कम से कम 1-2 घंटा हमसे सिर्फ ये बात करी कि तुमने ये पिक्चर कैसे बनाई, मतलब ये सीन्स कैसे किए, तुम्हारी प्रिपरेशन क्या थी या क्या सोच रहे थे करते हुए, तुमने इस तरह का ग्राफ कैसे बनाया कैरेक्टर का, ये सिर्फ इस बारे में चर्चा कर रहे थे हमसे वो कुछ 1-2 घंटे। तो वो मेरे लिए आज तक का इकलौता ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें उस लेवल के डायरेक्टर ने आके मुझे इस तरह की रिस्पेक्ट दी है और इस तरह की चर्चा करी है मेरे साथ। एक बात और बताइए कि 2 अलग अलग छोर के डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, चाहे अनुभव सिन्हा हो या अनुराग हो और राजकुमार हिरानी हो, दोनों का अप्रोच क्या रहता है, मतलब अभिनेत्रियों के साथ या एक्टर्स के साथ? तो अब जो मैं डिफरेंस बताऊंगी ये थोड़ा टेक्निकल होगा, तो पता नहीं आप में से कितने लोग नहीं, ये तो बहुत सारे एक्टिंग के स्टूडेंट्स तो भी एक्टिंग हैं। स्टूडेंट्स हैं या जो फिल्म स्टूडेंट्स हैं उनको शायद थोड़ा समझ में आए मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो अनुराग, अनुभव सर, ये काफ़ी, ये जो इस तरह अंधेरी वाले डायरेक्टर्स जिनको आप बोल रहे हैं, इनकी अप्रोच होती है कि तुम परफॉर्म कर लो, बाकी एडिट में हम देख लेंगे क्या रखना है, कैसे रखना है, कितना रखना है। तो वो कभी मुझे एडिट का अवेयरनेस जो होती है परफॉर्मेंस के टाइम वो नहीं आने देते मेरे दिमाग में। अब ये बिल्कुल उल्टा है, नॉट जस्ट फॉर राजू सर, और ये डेविड सर के साथ भी सेम चीज़ है, क्योंकि आई थिंक बोथ आर एडिटर टर्न डायरेक्टर्स। सो अब ये लोग क्या करते हैं, इनके दिमाग में ऑलरेडी सीन जो कटा हुआ है, इनको एग्जैक्टली पता है किस शॉट के बाद क्या आएगा, किस समय मुझे किसका रिएक्शन लगाना है। सो जब वो मुझे डायरेक्ट करते हैं सेट पे राजू सर, तो वो मुझे बताते हैं कि देख यहाँ पे मैं इस लाइन के बाद, इस डायलॉग के बाद तेरा रिएक्शन रखने वाला हूँ, तो मुझे इस डायलॉग का रिएक्शन दे दे। और ये बहुत डिफरेंट साइंस है एक एक्टर के लिए, जो अभी तक ज़्यादातर इन डायरेक्टर्स के साथ काम करता है कि कैमरा चल रहा है, तू अपनी परफॉर्मेंस दे, मेरा काम है मैं एडिट पे देख लूँगा मुझे कितना रखना है, कहाँ से क्या उठाना है, क्या रखना है। राजू सर विल मेक यू एक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, डायलॉग या रिएक्शन। तो आपको सिर्फ फोकस करना है उस रिएक्शन पे जो वो उठा के वहाँ लगाएंगे। तो जो एडिट अप्रोच है वो राजू सर की होती है या डेविड सर की होती है, बट जो परफॉर्मेंस साइड से अप्रोच है वो अनुराग की या अनुभव सर की, वो उनकी परफॉर्मेंस ड्रिवन अप्रोच होती है। तो ये जो 2 अलग तरीके, अब होता क्या है कि कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं होता है। हर फिल्म जिस सेट पे मैं जाती हूँ मुझे लगता है मेरा एक नया चैप्टर या नया लेसन या एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो राजू सर के सेट पे जाने के बाद मुझे बाकायदा हफ्ता 10 दिन लगे ये समझने में कि यहाँ मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा कि एडिट में कितना लग रहा है या कहाँ से कट होगा। तो वो जो चीज़ें हैं जो मैंने आज तक कभी सोची नहीं पहले, वो अब मुझे नहीं सोचने को या समझने को लगी, जिससे मुझे लगा कि शायद मैं एज एन एक्टर और एज अ फिल्म पर्सन ऑन सेट बहुत और ज़्यादा अवेयर हो गई। अब मुझे नहीं पता कितना डिफरेंस आएगा इसके बाद मेरी परफॉर्मेंस में, बट डेफिनेटली अब मेरे दिमाग में एक टाइम पे ये बात चलती है कि यहाँ पे एडिट पे क्या लग सकता है, मैं कैसे इजी कर दूँ एडिटर के लिए मेरा शॉट काट के लगाना यहाँ पे। सो ये डिफरेंस है इन दोनों में। थोड़ा आपसे पर्सनल सवाल पूछता हूँ, इंजीनियरिंग करने के बाद ये फितूर कहाँ से आया कि मुझे एक्टिंग करनी है? ये मैं हर जगह जाके बोलती है, हमारे भारत में मुझे लगता है कि हम लोग इंजीनियर बनते हैं पहले ये डिसाइड करने के लिए कि अब लाइफ में करना क्या है। तो
तो मैंने भी यही सोचा। मुझे पता चला है कि आप जब पिंक की शूटिंग सूरज कुंड में कर रही थी जी। तो एक सीन के बाद बहुत रोई थी आप और विजय। एक्चुअली सूरज कुंड में वो वाला जो सीन था, हम गुलमोहर पार्क के पास आ गए थे। सूरज कुंड में हमने सिर्फ एक पोर्शन किया था उस सीन का। सिमिलर सा सीन था जिसमें वो एबडक्शन वाला सीन था जो मेरा पिंक का विजय के साथ गाड़ी में खींच लेता है जब वो मुझे। एक तो वो बेचारा मुझे ना तब से बोल रहा था, जब से पिक्चर स्टार्ट करी थी हमने शूट करनी, यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं ये क्या कर रहा हूँ पिक्चर के अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ना अपनी ना नीस से तेरी बात करा देता हूँ एक बारी, क्योंकि वो देखेगी ये पिक्चर, उसको कैसा लगेगा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक बारी प्लीज़ उससे बात कर ले। तो उसने अपनी नीस से बात कराई मेरी। एंड वो मतलब ऑब्वियसली अब इतना बड़ा मौका होता है, इतना ट्रिकी कैरेक्टर होता है, एक एक्टर एक्साइटेड होता है, बट उसको पता है कि जो वो कर रहा है उसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो वो काफ़ी एक्टर्स माइंडफुल रहते हैं। तो वो जो हमने सीन किया था वो एक्चुअली गुलमोहर पार्क में हुआ था, जहाँ पे वो मुझे खींच लेता है गाड़ी के अंदर, और वो रात के दौरान शूट किया हुआ सीन था। ऑब्वियसली उस टाइम तो हम लोग इतने ट्यून हो चुके थे ना कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें शूट कर ली थी पिंक की उससे पहले। सो एक बारी शुजीत दा ने आपका जो सेटिंग, शुजीत दा टोनी दा आपकी ना ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं दिमाग की, तो वो 30 दिन तक मेरी बदली नहीं थी, तो मैं उसी जोन में थी। बट वो जो एनर्जी होती है जो आप एकदम अपने हार्ट बीट ऊपर नीचे करते हैं वो सीन करते हुए, और अचानक से वो जब कट होता है और पैकअप होता है उस दिन के बाद, तो ना वो एकदम से एक हॉलो सी फीलिंग आती है आपके अंदर कि आपने अभी इतना हाइटेंड ड्रामा पोर्ट्रे किया है, अब अचानक से आप शांत हो जाते हो, तो वो ना एकदम खाली सुन सी फीलिंग होती है अंदर। तो वो आपको पता नहीं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है एकदम से कि क्या होता है कि आपको जेन्युइनली बहुत इमोशनल सा फील होता है अंदर। एक सेकंड के लिए ना आप से ठहर जाते हैं। हाँ, बहुत। पिंक के दौरान तो बहुत हुआ था मेरे साथ। मैं हर हमारे कोर्ट सीक्वेंसेस आप जितने 5 दिन में शूट किए थे हमने, हर रोज़ एक हियरिंग होती थी जो 13-14 पेज का एक सीन होता था, वो हम सारा एक गो में 5-6 कैमरास के सामने थिएटर की तरह परफॉर्म करते थे। एंड एवरी डे जिसका भी सीन होता था कटघरे का, उसका ब्रेकडाउन होना निश्चित है। तो वो हम लोगों के साथ रोज़ होता था। कोई भी सीन में उसमें किसी ने ग्लिसरीन यूज़ नहीं करी है। जो इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए हैं वो जेन्युइनली हुए हैं। इनफैक्ट वो कट होने के बाद सबको 5-10 सेकंड लगते थे ठीक होने में, क्योंकि वो जेन्युइनली हम लोग इतना घुस चुके थे उस किरदार में। ये मतलब कितना कठिन होता है, मैं इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा कि एक एक्टर दिखाई बहुत ग्लैमरस देता है, लोगों को लगता है गए पर्दे पे स्टार वैल्यू, इतनी तालियां, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है आप लोगों को। कई बार मुझे लगता है थोड़ा हल्का करते हैं माहौल को, आप थोड़ी सेंटिमेंटल हो रही हैं। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों के साथ काम किया आपने, है ना? क्या फर्क है दोनों में? उम्र का मे बी बस नहीं उम्र का और एक्सपीरियंस ऑफ मतलब बच्चन साहब को आप उनकी उम्र याद दिला रही है। एक्चुअली वो मेरे से भी compete कर सकते हैं उम्र के बारे में मैं कहूँ तो। मैं अगर उनकी एनर्जी देखेंगे आप अगर सेट पे, एक तो उनका जो बचपना नहीं कहूँगी मैं, ये कहूँगी कि जैसे वो जो इच्छा होती है ना सीखने की, वो अभी तक इतनी ज़्यादा है कि वो सेट पे कभी भी बैठ के ऐसा मैंने उनसे नहीं सुना कि मुझे पता है क्या करना है या मुझे आता है, नहीं आई नो व्हाट टू डू, और नो दिस इज़ द राइट वे टू डू। उनका हमेशा जानना है कि अच्छा कैसे चाहते हो तुम, कैसे चाहते हो तुम, कैसे करोगे। उनकी भी एक्चुअली मुझसे एक कंप्लेंट आती थी कि आप मोहतरमा आप ज़रा रिहर्सल क्यों नहीं करती। क्योंकि वो तो रिहर्सल इतना पसंद करते हैं कि बदला और पिंक दोनों के दौरान कम से कम 1.5-2 घंटा रिहर्सल होता था और उसके बाद शूटिंग चालू होती थी। और मैं वहाँ पे ना अंदर भरी पड़ी हूँ, परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, और मैं रेडी हूँ कि अब ये सर कब इनकी रिहर्सल ख़त्म होएगी और हम कब टेक करेंगे, क्योंकि अगर मैंने पहले अपने डायलॉग बोल दिए तो मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो अब तो मैं अपने डायरेक्टर्स से हेल्प मांगती थी। मैं कहा मैं ना जाके वैन में बैठती हूँ, आप बता दीजिएगा जब बच्चन सर रेडी हो। तो मैं पिंक के दौरान वैन में और बदला के दौरान उस घर में जब शूट कर रहे थे दूसरे कमरे में जाके बंद हो जाती थी कि मुझे बता देना जब सर रेडी हो। वो जैसे ही बाहर निकलूँ, सर एक ना एक बारी तो टॉन्ट मार, आप रिहर्सल कर लीजिए थोड़ी मेरे साथ।
तो वैसे वो बच्चन सर, मैं कहती हूँ सर आप मैं समझिए मैं बहुत लिमिटेड एक्टर हूँ सर, मैं निकाल के ख़त्म, आप तो चलते जाएंगे, आपका तो एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही, मेरा सोचिए। सो वो उनकी एनर्जी लेवल इतनी हाई है परफॉर्मेंसेस को लेके, अपने काम को लेके, कि वो आज की डेट के किसी भी एक्टर को आई थिंक कहते हैं ना गिव देम रन फॉर देयर मनी, वो कर सकते हैं। आपने कल्कि में नहीं देखा, ओ माय गॉड, आई थिंक कल्कि मेरे लिए बच्चन सर की फिल्म थी, मतलब उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी मेरी। और जहाँ शाहरुख सर की बात है, आई थिंक मुझसे भी काफ़ी बड़े फैंस हैं हम, आई थिंक हम इसी बात में खुश हो जाते हैं कि वो भी दिल्ली से हैं, हम भी दिल्ली से हैं। मैं भी इसी बात से सबसे पहले उनसे रिलेट करती थी, इसी तरीके से जाके उनसे सेट पे बातें करी कि चलो एक और दिल्ली वाले से बात कर रही हूँ। उनका नॉलेज बेस इतना ज़्यादा बड़ा है और किसी भी टॉपिक पे आप उनसे घंटों बात कर सकते हो और वो ऐसे फालतू बातें नहीं करेंगे, वो आपको बकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, एक एक्सपीरियंसेस के साथ और नोटेड चीज़ों के साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं है ऐसे ही हवा में फड़े मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता उनके साथ। सो वो उनसे बात करना, मेरे को लग रहा था डंकी 1.5 साल चली कुछ पिक्चर शूटिंग के दौरान, तो मेरे को था कि यार ये 1.5 साल थे, मेरे को अभी भी लग रहा है कम है, मेरे को शायद 1-2 और पिक्चरें करनी चाहिए इनके साथ, जस्ट फॉर द टाइम आई गेट टू स्पेंड इन बिटवीन द शॉट्स उनके साथ। जो उनके एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है या जानने को मिलता है, वो मैं शायद वर्ड्स में भी नहीं बता सकती। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी क्या कर रही हूँ मैं? मतलब क्या शूट कर रही हैं? अभी 10 दिन में मैं स्टार्ट करूँगी मेरी अगली पिक्चर का नाम है गांधारी। एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है, जो एक्शन मैंने जो बेबी और नाम शबाना के बाद नहीं छुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं दोबारा अगर एक्शन करूँगी तो इससे बढ़कर होना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो देवाशीष मखीजा जो है, वो जिन्होंने जोरम और अज्जी बनाई थी, वो डायरेक्ट कर रहे हैं और ये एक मदर्स रिवेंज फॉर द डॉटर, एक माँ की तरफ की कहानी होने वाली है। मुझे जब आपसे बातचीत करने के लिए कहा गया तो मैंने विनोद जी से कहा कि देखिए मेरे कन्वर्सेशन में तालियां नहीं बजेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा सीरियस बात कर लूंगा जिससे कि कुछ लोगों को फायदा हो जाए, अरे है ना?